नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाला तृतीय कालखंड, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल को हम पढ़ेंगे क्योंकि आदिकाल और भक्तिकाल को हम पहले पढ़ चुके हैं, साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों का भी हमने अभ्यास कर लिए हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल की जो समय है सीमा है वो 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक मानी गई है। लगभग 200 वर्षों का ये समय रहा। इन 200 वर्षों के अंतर्गत किस प्रकार से रचनाएं लिखी गई, कौन कौन प्रमुख लेखक रहे, उन लेखकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया और जिस प्रकार से परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं तथ्यों को हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम रीतिकाल की। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का तृतीय कालखंड है। ये आपको पता ही है। प्रथम कालखंड क्या है हिंदी साहित्य का, वो आदिकाल है। फिर द्वितीय कालखंड जो है भक्तिकाल रहा, तो तृतीय कालखंड का नाम रहा रीतिकाल। इस प्रकार रीतिकाल की अगर हम परिभाषा को देखना चाहें, समझना चाहें, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि हिंदी में जो साहित्य संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायक नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए रचा गया, उसे रीति काव्य तथा उस समय अथवा कालखंड को रीतिकाल के नाम से जाना गया। ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत इसका आशय क्या है ये आप एक बार समझ सकते हो, क्योंकि जो रचनाएं काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत लेखकों ने लिखी है, जिनका अनुकरण उन्होंने जो इन्हीं रचनाओं का अनुकरण करते हुए रीतिकाल के अंतर्गत रीति कवियों ने लिखा है, तो हिंदी साहित्य में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का ही अनुकरण जो है रीतिकाल के अंतर्गत कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने सर्वांग निरूपण भी रचनाएं की है और विशेषतांग निरूपण भी रचनाएं की है। सर्वांग निरूपण का मतलब ये है कि काव्य शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं रस, छंद, अलंकार, रीति, गुण, नायक नायिका भेद सभी का विवेचन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और विशिष्टांग निरूपण का मतलब होता है कि उन्होंने किसी विशेष एक अंग का भी जो है प्रयोग करके अपनी रचनाएं लिखी है। जैसे कि किसी रचना में कोई रचना उन्होंने केवल रस संबंधी लिखी है, कोई रचनाएं उन्होंने केवल अलंकार संबंधी लिखी हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने केवल काव्य शास्त्र के जो विशेष एक अंगों का भी प्रयोग करके अपनी रचनाएं लिखी, उन्हें हम विशिष्टांग निरूपण कहते हैं। और सर्वांग निरूपण जो इन रचनाओं में काव्य शास्त्र के इन सभी अंगों का प्रयोग किया करके जो रचनाएं लिखी गई, उन्हें सर्वांग निरूपण कहा गया। ये शब्द बार बार आपके सामने आएंगे। रीतिकाल को जब आप पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि अगर आप समझ बेस के साथ जो है अपनी तैयारी को करोगे तो घुमा फिरा कर भी अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हम पॉइंट देखेंगे वो रीति शब्द का अर्थ व व्याख्या। रीति शब्द का अर्थ व व्याख्या को हम किस प्रकार से समझेंगे तो देख लेते हैं। रीति शब्द का व्यापक अर्थ होता है विशिष्ट पद, रचना और लक्षण ग्रंथ। रीति शब्द का जो व्यापक अर्थ होता है क्या होता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो विशिष्ट पद, रचना और लक्षण ग्रंथ जो होता है रीति शब्द का व्यापक अर्थ माना जाता है। रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो वो होता है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का तरीका बताया गया हो। रीति का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है। रीति का शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य लिखने का तरीका बताया जाए। रीति जो काव्य लिखने की रीति बताई जाए, परंपरा बताई जाए, रास्ता बताया जाए, मार्ग बताया जाए, विधि बताई जाए या पद्धति बताई जाए या शैली बताई जाए। कोई भी शब्द हम प्रयोग में ला सकते हैं रीति शब्द के अर्थ में, इन सभी शब्दों में से। तो आपको ध्यान रखना है, अगर परीक्षा में किसी भी प्रकार से आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तो आपको बता देना है रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग, अर्थात अथवा ऐसा काव्य जिसमें काव्य लिखने का
तरीका बताया जाए, तरीका भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ काव्यांग निरूपण के रूप में हुआ। काव्यांग निरूपण के रूप में जो है हिंदी में रीति शब्द का अर्थ माना जाता है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण व उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं। रीति काव्य का बहिरंग तत्व है। गुण, रस, ध्वनि, अलंकार, अर्थ तत्व माने जाते हैं। रीति काव्य का जो बहिरंग तत्व कौन सा माना जाता है, वो माने जाते हैं गुण, रस, ध्वनि, अलंकार, अर्थ। एक सेकेंड भाई, इस पॉइंट में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई। रीति का सबसे पहले प्रयोग संस्कृत आचार्य वामन ने किया। अगर ये पूछ लिया जाए रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया, तो संस्कृत के आचार्य वामन ने रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। उसके बाद जो इन्होंने विशिष्ट पद रचना को रीति कहकर व्याख्या की है। कई बार पूछा जाता है आचार्य वामन ने रीति को क्या कहा, तो रीति को विशिष्ट पद रचना रीति किन्होंने कहा रीति को, ये आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिलेगा। देख लेते हैं आगे। आचार्य कुंतक ने रीति को क्या कहा। आचार्य कुंतक ने रीति को जो है कवि के प्रस्थान हेतु माना है। तो आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग कहकर पुकारा है। भोज के अनुसार रीति काव्य मार्ग, कुंतक ने जो है कवि के प्रस्थान हेतु, और वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति, और चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा। कई बार पूछा जाता है। तो देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा। अलग अलग विद्वानों द्वारा रीति को क्या कहा गया, ये आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इन पॉइंटों में से जो है परीक्षा में अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं। वामन ने कहा रीति को विशिष्ट पद रचना, और कुंतक ने कहा कवि के प्रस्थान हेतु, भोज ने कहा काव्य मार्ग, और चिंतामणि ने कहा काव्य का स्वभाव, देव ने कहा काव्य का द्वार। इस प्रकार से रीति से संबंधित जो है अलग अलग विद्वानों ने मतभेद दिए हैं। उसके बाद बात करें आगे। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से ऐसा कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के कथन अनुपयोगी है। जो ये कथन कहा है, ये किन्होंने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। कई बार परीक्षाओं में कथनों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रीति काल के कवियों के विषय में जो है उन्होंने मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है। उसके बाद बात करें रीति काल की समय सीमा की। तो रीति काल की समय सीमा सर्वमान्य तौर पर हम देखें, सबसे पहले तो 70वीं विक्रमी संवत से लेकर के 19वीं विक्रम संवत तक मानी जाती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी रीति काल की समय सीमा जो है 17वीं विक्रमी संवत 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक मानी है। और ईस्वी में अगर पूछ लिया जाए तो इसमें 57 हम माइनस कर देंगे, तो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक जो है रीति काल की समय सीमा मानी गई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सर्वमान्य के अनुसार। आपको अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रीति काल की समय सीमा पूछ ली जाए तो 1650 ईस्वी से लेकर 1860 ईस्वी तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काल की समय सीमा मानी है। उसके बाद बात करें हम अगला जो हमारा पॉइंट है नामकरण की, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं नामकरण से संबंधित। जैसे कि हमने आदिकाल के नामकरणों के संबंध में पढ़े थे कि किन विद्वानों द्वारा किस आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया, उसी प्रकार से हम जो है रीति काल के संबंध में भी हम देख लेंगे कि किन किन विद्वानों ने रीति काल का क्या नाम दिया। तो सबसे पहले बात करें उत्तर मध्यकाल और रीति काल नाम जो दिया है वो दिए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उत्तर मध्यकाल और रीति काल नाम दिया
रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। ये कई बार पूछा जाता है। अलंकृत काल रीतिकाल को किन्होंने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? 1 सेकेंड भाई, थोड़ा सा तो बात कर लेते हैं आगे थोड़ी सी श्रृंगार काल की। श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का नाम दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। श्रृंगार काल किन्होंने कहा रीतिकाल को? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रीति श्रृंगार काल किन्होंने कहा? ये अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन हम सभी नामों को देखेंगे, क्या पता परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए। रीति श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान रहे डॉक्टर भागीरथ मिश्र। और कला काल जो नाम दिया रीतिकाल को राम कुमार वर्मा और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने रीतिकाल को कला काल नाम दिया। उसके बाद शास्त्रीय मुक्तक परंपरा कहा रीतिकाल को गणपति चंद्र गुप्त जी ने। साहित्य शास्त्रीय काव्य कहा रीतिकाल को पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, जो कि आदिकाल को पृथ्वीनाथ कुल कवि कुल श्रेष्ठ ने जो अंधकार काल नाम कह करके पुकारा, लेकिन अंधकार काल नाम रीतिकाल को नाम दिया त्रिलोचन ने। इन एक दूसरे से चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होंगे। तथ्य इस प्रकार से याद रहेंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, नहीं तो परीक्षा में जब आप प्रश्नों को देखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि इसका तो हमने ये पढ़ा था, उसका हमने ये पढ़ा था, क्योंकि आप एनालिसिस करके नहीं पढ़ते हो। एक आगे के तथ्यों और पीछे के तथ्यों को जो एक जैसे हो उनको आप थोड़ा सा रिलेट करके समझते हुए आपको पढ़ना है। क्योंकि यहाँ आप लोगों ने आदिकाल को जब नामकरण को पढ़ा तो पृथ्वीनाथ कुल कमल कुल श्रेष्ठ का नाम आपने पढ़ा था कि आदिकाल को पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या नाम दिया। उसी प्रकार से जो है रीतिकाल को पृथ्वीनाथ कुल कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या नाम दिया? तो साहित्य शास्त्रीय काव्य कहकर पुकारा है रीतिकाल को। उसके बाद बात करें एडविन ग्रिव्स, जो कि पाश्चात्य विद्वान रहे, इन्होंने रीतिकाल को एलाबोराइज्ड पीरियड्स के नाम से नाम दिया है। एलाबोराइज्ड पीरियड्स कहा है एडविन ग्रिव्स ने। इसी प्रकार से द आर्स पोरियाटिका जो नाम दिया है ये दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम भी दिया है। इस प्रकार से त्रिलोचन ने जो है रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। तो त्रिलोचन ने क्या कहा? अंधकार काल कहा। तो बार बार आप जिनको रिवाइज करोगे तभी आपको ये याद रहेंगे। तो देख लेते हैं, एक बार से आप फिर से रिवाइज कर सकते हो इनको, क्योंकि अगर एक तथ्य को आप बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको जो परीक्षा में आप जो है सही आंसर लगा पाओगे। क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से ही आप जो है भूल जाते हो, तो इन्हें बार बार याद रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। साथ साथ हम जब प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास करेंगे तो साथ साथ अधिक से अधिक जब हम तथ्यों की रिवीजन करते हुए चलेंगे। इसी बार बार तथ्यों की रिवीजन के उद्देश्य से ही मैंने जो है व्याख्या सहित प्रश्नों की एक सीरीज भी चलाई हुई है, जिसमें हम लगभग 420 प्रश्नों को हम कर चुके हैं। 1000 प्रश्नों को हम हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन तथ्यों के बार बार रिवीजन होने से जो है सभी प्रश्न हमारे याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं रीतिकाल को जो है उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल नाम देने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति श्रृंगार काल नाम दिया डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। कला काल कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। शास्त्रीय मुक्तक परंपरा का नाम दिया गणपति चंद्र गुप्त ने। साहित्य शास्त्रीय काव्य कहा पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। और अलाबोराइज्ड
पीरियड्स का नाम दिया एडविन ग्रीव्स ने। द आर्ट्स पोरिएट का नाम दिया जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीति काव्य भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और अंधकार काल नाम दिया त्रिलोचन ने। इस प्रकार से जो है रीतिकाल के नामकरण को आप लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद बात करें आगे, रीतिकाल से संबंधित एक नाम और रह गया हमारा, इम्पोर्टेंट है भाई ये, क्योंकि परीक्षा में एक बार ये पूछा भी जा चुका है पिछली परीक्षाओं में। तो मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकाल को गुंडेपन का सहोदेपन की हरकत माना है, यानी नाम दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी पर अगर कोई अन्य नया तथ्य भी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको जो है आपकी जो परीक्षा होगी 0.5 मार्क्स के नेगेटिव मार्क्स के साथ होने वाली है। तो एक भी नंबर आपको नहीं कटवाना है। तो देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी की जो हम तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के साथ साथ एनटीए नेट की परीक्षाओं में भी आपको काम आएगी। इस तरह से हम अपनी तैयारी को चला रहे हैं। तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वे हम और देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या रही रीतिकाल में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हुए ही आगे बढ़ेंगे। नायिका भेद का चित्रण हमें रीतिकाल में देखने को मिलता है और श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। जहाँ नायिका भेद का चित्रण मिलेगा तो वहाँ स्वाभाविक सी बात है श्रृंगार रस तो हमें देखने को मिलेगा ही। ब्रज भाषा की प्रधानता रही। पूरे के पूरी रीतिकाल में जो है ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं लिखी गई। आदिकाल के अंतर्गत अगर भाषा की दृष्टि से हम देखें तो आदिकाल के अंतर्गत आप लोगों ने देखा ही होगा कई भाषाओं का प्रयोग हुआ है, कई भाषाओं की रचनाएं लिखी गई। जैसे कि कुछ रचनाएं प्राकृत में लिखी गई तो कुछ मैथिली भाषा में भी लिखी गई। कुछ रचनाएं जो है अवहट, जैसे कि कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट या जो है संस्कृत भाषाओं में भी लिखी गई। आदिकाल में कई भाषाओं में रचनाएं लिखी गई, लेकिन आगे चल के भक्ति काल में जो है अवधी और ब्रज दो भाषाओं में रचनाएं अधिक लिखी गई। ब्रज और अवधी भाषा का जो है आधिपत्य रहा। लेकिन आगे चल के भक्ति काल के बाद जब हमारा रीतिकाल आया, रीतिकाल में केवल जो है ब्रज भाषा में ही रचना लिखी गई और अन्य किसी भाषाओं में नहीं लिखी गई। अधिकतर जो अधिक रचनाएं जो है आदिकाल रीतिकाल में जो ब्रज भाषा में ही लिखी गई। तो इसलिए ब्रज भाषा की प्रधानता रीतिकाल में हमें देखने को मिलती है। मुक्तक काव्यों की अधिक रचनाएं हुई। रीतिकाल में जो है अधिक से अधिक मुक्तक काव्यों में ही अधिक रचनाएं की जाने लगी। जैसे कि हमने भक्ति काल में जब देखा था रामचरितमानस अधिकतर जो रचनाएं हैं खंड काव्य में भी की गई और प्रबंध काव्यों में भी की गई। महाकाव्य में रचनाएं लिखी गई, लेकिन रीतिकाल में जो है मुक्तक काव्य रचा गया। उसके बाद देख लेते हैं कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति जो है रीतिकाल में हमें एक विशेषता और एक प्रवृत्ति और देखने को मिलती है, कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति। इनके आचार्यत्व पर भी जो है बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मतभेद भी दिए हैं। जैसे कि आचार्यत्व के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन भी रहा है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे केवल कवि ही हैं। तो कई विद्वानों ने केवल उन्हें आचार्य न मान करके कवि माना है। तो ये परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें आगे, आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचियों के कारण हिंदी साहित्य में रीतिकाल का उदय हुआ। ये कथन भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट कथन हैं हम साथ साथ करते हुए चल रहे हैं, ताकि परीक्षाओं में कोई भी अगर शुक्ल से संबंधित कथन से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें हमारा वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये जो कथन है, ये दो कथन मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आपके सामने लेकर के आई हूँ। एक
कथन ये है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे केवल कवि ही है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद अगर रीतिकाल का उदय का कारण माना तो आश्चर्यदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण हिंदी साहित्य में रीतिकाल का उदय हुआ। ये जो कथन कहा है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। रीतिकाल के विशेष तथ्य की बात करें हम इसके बाद, तो एक बार हम मोटा मोटा समझ लेते हैं रीतिकाल में क्या विशेष तथ्य रहे, मतलब किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से जो है, इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। रीतिकाल की प्रथम रचना कृपाराम द्वारा रचित हिम तिरंगिणी जो है कृपाराम की, वो रीतिकाल की प्रथम रचना मानी गई। उसके बाद एक सेकंड भाई, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो ये हिम तिरंगिणी नहीं है, हित तिरंगिणी है कृपाराम की रचना। मैं भी ये कहूँ, हिम तिरंगिणी तो माखनलाल चतुर्वेदी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की, जिन्होंने जो है 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। ये रचना कृपाराम जी की हित तिरंगिणी रचना है, ना कि हिम तिरंगिणी। ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक एरर है। तो रीतिकाल की अगर प्रथम रचना पूछ ली जाए तो कृपाराम द्वारा रचित हित तिरंगिणी रचना को माना गया है। रीतिकाल के प्रवर्तक माने गए हैं आचार्य केशवदास जी को, और कई जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। अगर शुक्ल के अनुसार पूछ लिया जाए तो रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि रहेंगे, लेकिन अगर सर्वमान्य तौर पर जब हम देखें तो रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी केशवदास को ही माना है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के बारे में हम बात करें तो बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और रीतिकाल में वीर रस का कवि कहा माना जाए तो भूषण कवि रहे हैं। वीर रस के भूषण कवि जो सर्व प्रमुख कवि माने जाते हैं रीतिकाल के। और रीतिकाल में प्रकृति चित्रण करने वाले कवि माने जाए तो सेनापति रहे हैं। जैसे कि छायावाद कवियों में सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कहे गए हैं, उसी प्रकार रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण करने वाले कवियों में सेनापति प्रसिद्ध रहे हैं। उस प्रकार से रीतिकाल का अंतिम अगर कवि पूछ लिया जाए तो ग्वाल कवि होगा। ये रीतिकाल के संबंध में वे महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको इनको रिवाइज करते हुए चलना है। उसके बाद बात करें हम रीतिकाल की श्रेणियों, कवियों की श्रेणियों को कि कितने रीतिकाल के कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। अगर ये पूछ लिया जाए तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त रीतिकाल को इन तीन श्रेणियों में किस विद्वान द्वारा विभाजित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। उसके बाद बात करें आगे, सबसे पहले देख लेते हैं रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन कवि शामिल है और कौन होते हैं रीतिबद्ध कवि, किस प्रकार की उन्होंने रचनाएं की है, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों की बात कर लेते हैं। रीतिबद्ध कवि वे कवि जिनकी रचनाएं लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, उन्हें हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। जैसे कि केशवदास जी, चिंतामणि, जसवंत, सुरति मिश्र, मतीराम, कुलपति मिश्र, सोमनाथ, देव, केशव, भिखारीदास, दुल्ह, कवाल, भूषण, मंडन मिश्र, रसिक गोविंद, रसलीन, ये सभी के सभी रीतिबद्ध कवियों में शामिल हैं। अगर ये भी पूछा जाता है परीक्षा में निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है या कौन है। इस प्रकार से तीनों रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों से संबंधित इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है।
निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है या कौन नहीं है। इस प्रकार से इन कवियों को आपको याद कर लेना है कि कौन कवि किस श्रेणी में शामिल है। तो देख लेते हैं रीति सिद्ध कवियों को। तो रीति सिद्ध कवियों में कौन कौन कवि शामिल है। सबसे पहले रीति सिद्ध कवि कौन होते हैं उनको हम देख लेते हैं, किस प्रकार की रचनाएं की है रीति सिद्ध कवियों ने। रीति की परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचना करने वालों को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। यानी कि रीति किसी भी रीति की परिपाटी के अनुकूल उसमें लक्षण ग्रंथों में नए बंद करके, जो मैंने लक्षण ग्रंथ बताए थे कि काव्य शास्त्र में जो आचार्यों ने लक्षण ग्रंथों का विवेचन किया, उन्हीं का अनुकरण करके रीतिकाल के कवियों ने रचनाएं की है। उनका अनुकरण न करके उनके अनुकूल अपनी रचनाएं न लिखकर जो स्वतंत्र रूप से काव्य की रचनाएं की है जिन आचार्यों ने, जिन लेखकों ने, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया है। इनमें कौन कौन कवि शामिल हैं वे रहे हैं बिहारी, सेनापति, वृंद, पजनेश, बैनी, नेवाज, रसनिधि, कृष्ण कवि, नरपशंभु और हटजी। ये सभी जो है रीति सिद्ध कवियों में शामिल है। उसके बाद बात करें आगे रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि जो है नेवाज भाई रीति सिद्ध कवियों में भी शामिल होगा। कुछ रचनाएं उन्होंने रीतिबद्ध भी की है, लेकिन अधिक जो है रीति सिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। अगर नेवाज ऑप्शन में हो तो आपको रीति सिद्ध ही लगाना है, क्योंकि आप लोगों को डाउट होगा कि दोनों में ये ऑप्शन में ये नाम दिया गया है। उसके बाद बात करें आगे रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवियों में जो है रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं जो रही है वे रीति मुक्त कवि कहलाए हैं। जैसे कि कौन कौन शामिल है, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। ये सभी जो रीति मुक्त कवि रहे हैं। ये 4 कवि जो प्रमुख कवि रहे हैं, लेकिन ये द्विजदेव इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, तो इनके संबंध में इतना अधिक आपको नहीं पढ़ना है। इन 4 कवियों के संबंध में आपको पूरी तरह डिटेल से उनकी सभी रचनाओं से संबंधित, जीवन परिचय से संबंधित सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से जो नेक्स्ट क्लास में हम 2-2 या 3-3 कवियों को जो है एक साथ लेकर के उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं से संबंधित करके 1-2 क्लास में हम रीतिकाल को कंप्लीट करते हुए साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है रीतिकालीन कवियों के संबंध में हम जानकारी लेंगे। सभी जितने भी प्रमुख रीति काल के अंतर्गत कवि हुए हैं उनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। सभी तथ्यों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।